आज है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के उपस्थित विलय, विलय कैसा होना चाहिए? अबाष्पशील। कैसा होना चाहिए? लिख लो, यहां पर छूट गया है, अबाष्पशील, राइट, ब्रैकेट में लिख लेना। अबाष्पशील पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। वाष्प दाब में आवेशित अवनमन, है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आपेक्षिक अवनमन, अणुसंख्य गुणधर्म, सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिलहाल ये सभी जो हैं ये गुण कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, यानी अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, कितने अणु हमने मिलाए हैं अबाष्पशील, उसी पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए बोले जाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, राइट। तो देखो, अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, बंसावट तो बंसावट की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो विलयन में अबाष्पशील पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब में आई कमी को अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो राउल्ट ने बताया था जो अपेक्षिक अवनमन है वो जो मतलब विलयन में जितने तुम विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज, जितने मोल घोलोगे उतनी ही कमी आएगी, राइट, जितने मोल घोलोगे। तो इन्होंने बताया पी नॉट बटे पी एस। देखो पी नॉट क्या है यहाँ पर? यह है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। क्या है? शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। पी एस क्या है बताओ अजय? मतलब एक मिनट ऐसे समझ लो, जो शुद्ध विलयन बोले यानी विलायक का बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी मिला नहीं है ना, शुद्ध विलायक लिख दें यहाँ पर, ठीक है। शुद्ध विलायक का यहाँ पर लिख देते हैं पीएस बराबर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। जब इसमें मिला दिया तो कमी आएगी, तो है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है अजय। एन है क्या? एन बराबर है, ठीक है, राइट, क्या है? विलय के मोल, ठीक है, विलय के मोल, राइट। और कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोल, विलायक के मोल, ठीक है, विलायक के मोल। वट हमें पता है, ये मोल कैसे निकालते हैं? मोल अंश भार बटे अणुभार। तो स्मॉल एन बराबर कितना? स्मॉल भार, स्मॉल डब्लू बटे भार बटे अणुभार। अणुभार को क्या लिख दें? एम से लिख दें, स्मॉल एम, ठीक है। और कैपिटल एन बराबर कितने बजे? यहाँ तक दिखाई दे रहा? नहीं दिखा देते, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिख देते कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम, ठीक है। तो ये क्या है? भार। ये क्या है? अणुभार, ठीक है। ये क्या है? भार, यानी कि बंद करो, मिटाएं, अच्छा ऊपर, ठीक है। बट बहुत ज्यादा तनु विलयनों के लिए हम ऐसे मान लेते हैं जो एन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है छोटे एन से। तो जो मतलब छोटी एन इसकी तुलना में बहुत कम है ना, तो इसे हम निगलेक्ट मार देते हैं, छोड़ देते हैं, जियो तुम अपनी जिंदगी, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं छोटे डब्लू बटे भार बटे अणुभार है एम, है ना। बड़ा डब्लू जानते हो कि तुमने मूवी एक देखी होगी, उसमें करो ना बड़ा डब्लू ढूंढ करो वहां लोग। ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। वाष्प दाब में अपेक्षित माइक पाइप चलते, ठीक है। देखो हाँ, क्या क्वथनांक में उन्होंने अबाष्पशील पदार्थ घोलने पर क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, उबाल में होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, राइट। और जो का है डेल्टा टीबी ऐसे लिख सकते, क्या है? टीबी मतलब क्या है? टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिख रहे हैं। तो टीबी और है टी नॉट बी, ये पहले था, ये बाद में है, राइट, ये बढ़ जाता है। तो जी काय के अनुक्रमानुपाती होता है, जो डिपेंड करता है मोललता के,
काय के, मोललता के, ठीक है। यानी कि किसी ग्राम में जितने हमने मोल घोले हैं, ठीक है, तो क्या है, डेल्टा टी भी यहाँ पर ले लिया एक नियतांक, क्योंकि हटाया तो एक के भी एक नियतांक है, और क्या है, मोललता। तो मोललता का फार्मूला तो पता होता है, क्या होता है, किसी 1000 मतलब किसी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। तो भाई निकाल दिया हमने, के भी इसका निकाल दिया, भार बटे अड़भार, और काय में 1000 में, क्योंकि वो ग्राम में हो सकता है, बटे डब्लू। सब लिख भी दिया हमने, के भी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, राइट, और स्मॉल डब्लू है विलेय का भार, और स्मॉल एम है विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्लू है विलायक का भार। ये है अपना क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आगे क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक जानते हो, फ्रीजिंग पॉइंट है, जमना, बर्फ बनना। तो किसी विलायक में अवाष्यशील पदार्थ घोलने पर हिमांक में आई कमी क्या कहलाती है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, ये भी क्या डिपेंड करती है, मोललता पे। यहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जमन वालों, टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टी एफ काय पे डिपेंड करेगा, अगर मतलब डेल्टा टी एफ को मान के तो है, ये तो है टी एफ माइनस टी नॉट एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, छोड़ो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो काय डिपेंड, और जब के एफ क्या है, एक नियतांक है, इसको सबको मान लिख दो। ये क्या है, क्या नाम होगा इसका, मोलल हिमांक नियतांक है ना, हिमांक नियतांक है, इस तरह के बाद के एफ है, चलिए ठीक है भाई। अच्छा, डब्लू क्या है, इस्तेमाल डब्लू क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, बड़ा डब्लू है विलायक का भार, ठीक है ना। बाकी कुछ रह गया, हाँ एम है, स्मॉल एम बराबर है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है नितिन। मोलल का तो अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन, अब नमन, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, मिला के वो भी सही था। तो क्या है बांठ गुणांक, तो क्या है, ये सामान्य मोलर द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान जानते हो तुम, वह प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्या होगा, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान बटे सामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अगर समझ लो, यदि इस आई का मान अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो विद्युत अपघट्य विलयन होंगे, अगर जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, अगर आई बराबर 1 होगा तो वैसे विलयन होंगे अन अपघट्य विलयन, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, केवल परिभाषा पूछी जाएगी, सवाल वगैरह इससे नहीं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे झिल्ली। तो किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। ये निम्न प्रकार हो सकते हैं, 3 प्रकार से। एक पारगम झिल्ली, ठीक है, पारगम वो झिल्ली होती है जिसमें सब पार निकल जाते हैं, विलायक और विलेय दोनों के अणु पार निकल जाते हैं। ठीक है, अपारगम झिल्ली जिसमें विलयन का कोई भी कण पार ना निकलता होता है, इसका तो कोई काम ही नहीं बेकार। अर्धपारगम झिल्ली जो होती है, अर्धपारगम झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण पार निकलते हों, विलेय के नहीं, उसे बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे अब परासरण दाब। ठीक है, परासरण क्या होगा, देखो परासरण क्या होगा, मतलब किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। परासरण अभी दाब नहीं, परासरण कहलाता है, राइट। यानी कि ऐसे करके देखो, यहाँ विलायक से डायरेक्टली यहाँ जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ जा रहा है, विलयन बन रहा है। ठीक है, अगर इसे यहाँ पर दाब लगा के, ठीक है, दाब लगा के रोक दिया जाए यहाँ आने से, रोक दिया जाए यहाँ आने से, तो वही कहलाएगा परासरण दाब। ठीक है, वही कहलाएगा परासरण दाब। ठीक है, देखो
यहाँ से डायरेक्टली ऐसे करके इसका प्रभाव हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, एक दाब लगा के इस प्रभाव को रोक दिया है, इस प्रभाव को रोक दिया है, वही कहलाता है परासरण दाब। तो क्या है परासरण दाब? उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखो पाई से। इसका मान पाई भी बराबर है NRT, ठीक है। ये इसके बटे मेल देंगे तो पाई बराबर कितना हो जाए, यहाँ पर इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने ये C बराबर है, ठीक है, नियतांक क्या है, नियतांक, और R है गैस नियतांक, ठीक है। इसका मान कितना होता है गैस नियतांक का 8 पॉइंट समथिंग कुछ होता है मान, इसका मान होता है 0.0821 इसका मान होता है नितिन, ठीक है। तो सवाल में पूछा जाए। और T है परमताप। ये ऐसे करके भी एक फार्मूला हो सकता है, फाई बराबर WmV/R। तो फाई क्या है, परासरण दाब, और W क्या है, विलय का भार, M क्या है, विलय का भार, और V है विलयन का आयतन, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं परासरण दाब, ठीक है।